नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही क्या कहते हैं मशहूर साम्राज्य पर बात करेंगे, विजयनगर। हमारे पास जो स्रोत हैं, आइए देखते हैं वो क्या बताते हैं। बिल्कुल, विजयनगर। हाँ, इसकी शुरुआत तो हुई थी 1336 ईस्वी के आसपास। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। हाँ, हरिहर और बुक्का। और ये कोई छोटा-मोटा दौर नहीं था। करीब 300 साल चला ये साम्राज्य। इसमें मुख्य रूप से 4 वंश आए: संगम, फिर सलूव, तुलुव और आखिर में अरविदु। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य कैसे इतना बड़ा बना, कौन थे इसके सबसे जाने माने शासक, और इसका पतन कैसे हुआ। हरिहर और बुक्का की कहानी भी तो बड़ी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। वो पहले कंपीली राज्य में मंत्री थे। फिर मोहम्मद तुगलक ने उन्हें बंदी बना लिया, दिल्ली ले गए। इस्लाम कबूल करवाया है ना। हाँ, इस्लाम कबूल करवाया, लेकिन फिर वो दक्षिण लौटे, संत विद्यारण्य के प्रभाव में आए और वापस हिंदू धर्म अपनाकर उन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। कमाल की कहानी है। और राजधानियां भी बदलती रहीं, एक जगह नहीं टिकी। नहीं, शुरू में अनेकोंडी थी, फिर विजयनगर जो सबसे प्रसिद्ध हुई, हम्पी जिसे आज कहते हैं। बाद में वेनुगोंडा और चंद्रगिरी भी राजधानियां बनी। जरूरत के हिसाब से बदलते रहे। अच्छा, तो शुरुआती दौर में हरिहर प्रथम के समय क्या हुआ, कुछ खास? उनके समय में मदुरई तक जीत हुई थी। ये जीत उनके भतीजे कुमार कंपन ने दिलाई थी। और मजे की बात यह है कि कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। हाँ, गंगा देवी। उन्होंने इस जीत पर एक काव्य लिखा, मधुरा विजयम। सोचिए, उस जमाने में। कमाल है। और फिर हरिहर द्वितीय। हाँ, हरिहर द्वितीय ने तो महाराजाधिराज की उपाधि ली। ये दिखाता है कि अब वो खुद को एक बड़ा सम्राट मान रहे थे। उन्होंने साम्राज्य को काफी फैलाया। कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची, ये सब इलाके जीते। श्रीलंका से भी टैक्स लिया। हाँ, श्रीलंका से भी कर वसूला। और जो पड़ोसी बहमनी सल्तनत थी, उससे बेलगाम और गोवा जैसे महत्वपूर्ण इलाके भी छीने। वो खुद शिव उपासक थे। लेकिन सत्ता हमेशा एक ही वंश के पास तो नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। संगम वंश के बाद आए सलूव। नरसिंह सलूव ने, क्या कहते हैं, आखिरी संगम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हटाकर गद्दी संभाली। अच्छा, मतलब तख्ता पलट जैसा हुआ। हाँ, एक तरह से। और फिर सलूव वंश के बाद तुलुव वंश आया। वीर नरसिंह ने सलूव वंश के शासक को हटाकर इसकी शुरुआत की। सत्ता का संघर्ष तो चलता ही रहता था। और इसी तुलुव वंश में आए कृष्णदेवराय, जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। हाँ, कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक विजयनगर का स्वर्ण युग माना जाता है। उनका समय, उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को हराया, जैसे गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को, बल्कि कला और साहित्य को भी बहुत बढ़ाया। ये अष्टदिग्गज वाली बात क्या है? हाँ, अष्टदिग्गज। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे। इसीलिए उनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। और उन्हें आंध्र भोज की उपाधि मिली थी। और उन्होंने खुद भी तो लिखा था कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो खुद बड़े विद्वान और कवि थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्त माल्यद नाम का एक बेहतरीन महाकाव्य लिखा। इसके अलावा निर्माण कार्य भी करवाए उन्होंने। बहुत कुछ। नागलपुर नाम का नगर वसाया। और हम्पी में जो आज हम देखते हैं, वो हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, वो उन्हीं के बनवाए हुए हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर का वो पत्थर का रथ तो बहुत मशहूर है। वही। और सोचिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायाज उनके ही समय में आया था। उसने जो वर्णन किया है विजयनगर की शान और शौकत का। और उत्तर भारत में बाबर, उसने भी जिक्र किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। वाह। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, मतलब टैक्स वगैरह? देखिए, आय का जो मुख्य स्रोत था वो था भूमि कर, मतलब जमीन का टैक्स। इसे शिष्ट कहते थे। ये उपज का लगभग मान लीजिए 6ठे हिस्से से लेकर 1/3 हिस्से तक होता था। काफी ज्यादा भी हो सकता था, मतलब। हाँ, निर्भर करता था जमीन कैसी है, फसल कैसी है। और इस सब का हिसाब रखने के लिए एक पूरा विभाग था, केंद्रीय राजस्व विभाग, जिसे अथवणे कहते थे। तो एक प्रॉपर सिस्टम था। लेकिन फिर इतना सब कुछ होने के बाद भी पतन कैसे हो गया? वो कौन सी लड़ाई थी? वो थी तालीकोटा की लड़ाई, 1565 में हुई। इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि लड़ाई इन गांवों के पास हुई थी। इसमें हुआ क्या था? इसमें जो पड़ोसी मुस्लिम सल्तनतें थीं, बहमनी राज्य जो टूटकर बनी थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन सब ने मिलकर, बरार को छोड़कर विजयनगर पर हमला कर दिया। और विजयनगर हार गया? हाँ, बुरी तरह हार गया। उस समय शासक तो सदाशिव राय थे, नाम के लिए।
असली ताकत उनके मंत्री राम राय के हाथ में थी। राम राय का क्या हुआ? राम राय इस युद्ध में पकड़े गए और मारे गए। कहा जाता है हुसैन निजाम शाह ने खुद उनकी हत्या की थी। ये हार विजयनगर के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। एक तरह से कमर टूट गई। तो क्या साम्राज्य एकदम खत्म हो गया? नहीं, एकदम से नहीं। राम राय के भाई तिरुमल ने भागकर पेनुकोंडा को राजधानी बनाया और वहां अरविदु वंश की शुरुआत की, करीब 1570 में। अच्छा, ये चौथा वंश था। हाँ, ये आखिरी वंश था। इसी वंश के एक शासक थे वेंकट द्वितीय। उन्होंने बाद में चंद्रगिरी को मुख्यालय बनाया। दिलचस्प बात यह है कि वो मैसूर राज्य के संस्थापक राजा वोडियार के समकालीन थे। मतलब विजयनगर कमजोर हो रहा था और दूसरी ताकतें उभर रही थीं। और आज विजयनगर की क्या निशानी बची है? हम्पी, आज का हम्पी, वो विजयनगर की ही राजधानी थी। उसके खंडर आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। विरूपाक्ष मंदिर तो खैर बहुत पुराना है, वहीं है, और कृष्णदेवराय का बनवाया विट्ठल मंदिर। हम्पी की वास्तुकला में कुछ खास बात? हाँ, उसमें द्रविड़ शैली तो है ही, पर थोड़ा पहले के जो होयसल शासक थे उनकी शैली का भी असर दिखता है। जैसे उनके हालेबीड और बेलूर के मंदिर हैं, उस तरह की बारीकी भी मिलती है कहीं कहीं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हरिहर और बुक्का ने नींव रखी। कृष्णदेव राय के समय ये अपने शिखर पर पहुंचा। साहित्य, कला, वास्तुकला सब फला फूला। बिल्कुल, एक शानदार दौर था वो। और फिर तालीकोटा की लड़ाई ने सब बदल दिया। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था। तो यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है जो इन स्रोतों को देखकर उठता है कि एक साम्राज्य जो इतना वैभवशाली था, जिसकी इतनी चर्चा थी, वो एक लड़ाई के बाद इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये शक्ति के बनने और बिगड़ने का जो चक्र है, उसके बारे में हमें क्या सिखाता है, इस पे जरूर गौर किया जा सकता है।